7 मई को अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock मैंने एक 4 पेजेस आपके ग्रुप में पोस्ट किए थे और उम्मीद किया कि आप लोग उसे नोट कर चुके होंगे। अब हम उन 4 पेजेस का एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहे हैं। ओके, नाउ कंडीशन फॉर नो चेंज इन द डायरेक्शन और डेविएशन ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन, मतलब उन शर्तों के बारे में बताइए, उन कंडीशंस के बारे में बताइए जबकि रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे और उस अपने रास्ते से ना हटे। इट विल नॉट डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ। बच्चों, इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन व्हेन आई इज इक्वल टू 0, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, यानी व्हेन रे नॉर्मली स्ट्राइक करे किसी सरफेस पर एक मीडियम के और दूसरे मीडियम के इंटरफेस पर नॉर्मली अगर स्ट्राइक करती है तो फिर नॉर्मली अगर स्ट्राइक करती है रे तो वहाँ पर क्या होगा, अनडिविएटेड निकल जाएगी रे। तो डेविएशन ना हो, इसके लिए हमारी पहली कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो। दूसरी कंडीशन में अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो भी लाइट जो है वो अनडिविएटेड अपने पाथ से जाएगी, यानी एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ भी 0 होगा। तो ये वो दो कंडीशंस हैं जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन 0 यानी रे अनडिविएटेड पाथ से जाएगी। पहली कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो, या फिर जो आपने दो मीडियम लिए हैं और रिफ्रैक्शन आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए। दोनों बातों में ये चीज़ हो सकती है। अब उसके नीचे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है। इन नोट पॉइंट्स को आपको अच्छे से नोट करना है कि लाइट की स्पीड रिफ्रैक्शन के बाद चेंज होती है। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें चेंज नहीं होती, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का 0 होना। अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो लाइट की स्पीड नहीं चेंज होगी, और किसी भी एंगल पर अगर लाइट फॉल करेगी तो वहाँ स्पीड चेंज होगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, यानी रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट रखा है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर टू डेंसर मीडियम, उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है, और जब लाइट पास करती है डेंसर टू रेयर मीडियम उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। ये आपको याद रखना होगा कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल आप सीधा साधा वही ले सकते हो कि जब आप एक हाईवे से किसी सिटी के अंदर दाखिल होते हो तो जाहिर सी बात है कि आप सिटी के अंदर दाखिल होंगे तो ज़्यादा मोटर गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, तो आपको चलने के लिए रास्ता कम पड़ेगा, थोड़ा डेविएशन करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको स्पीड धीरे करनी पड़ेगी। उसी तरीके से जब आप सिटी से निकलकर हाईवे पर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरा पॉइंट जो हमने एक्सप्लेन किया वो ये कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज। बच्चों, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी नहीं होती है वेव की, ये प्रॉपर्टी होती है सोर्स की। तो हम एक बार वेव सोर्स से निकल गई तो अब सोर्स का कोई मतलब रह नहीं गया, इसलिए हम ये कहते हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है यानी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। ठीक, फोर्थ पॉइंट, जैसा कि पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि रिफ्रैक्शन का कॉज होता है वेवलेंथ का चेंज होना। अगर वेवलेंथ चेंज नहीं हुई तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो वेवलेंथ चेंज होती है जब रिफ्रैक्शन होता है। वेवलेंथ बढ़ जाती है अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, और वेवलेंथ घट जाती है अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाए। इट इज वेरी क्लियर। तो यू हैव टू नोट इट all the 4 points and I explain it very clearly. Hopefully all you understand what I want to say. Please note it down on your notebook. Okay, now the page number 2. I am coming to page number 2. वो फैक्टर्स की अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मीडियम, दैट इज इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे अगर आप
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कैलकुलेट कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आपको पहले से ही मैं बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लाइट की वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में और लाइट की वेलोसिटी मीडियम में। यहाँ पर हमने ग्लास में लाइट की वेलोसिटी 2×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड मानी है, तो जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.5 दिखाई देता है हमें। उसी तरीके से अब वाटर में लाइट की वेलोसिटी क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कैलकुलेट करते हैं उस सेम फार्मूले से, तो हमें दिखाई देता है 1.33। क्या दिखाई देता है, 1.33। तो अब आप इस पोजीशन में है कि कह सकें कि ग्लास ज्यादा डेंसर है इन कंपैरिजन टू वाटर। क्यों? क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। चलो, इसको और अच्छा एलाबोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक रिलेटिव का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है। रिलेटिव का एग्जाम्पल क्या लिया हुआ, पहले हमने कैलकुलेट किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसके लिए फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.33। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर एक बड़ा नंबर है, नीचे एक छोटा नंबर, तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, और वही चीज अगर इसमें देखें, अगर आप कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कैलकुलेट करना चाहते हैं ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो अब हमारा फार्मूला जस्ट रेसिप्रोकेट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। 1.3 अपॉन 1.5 इज लेस देन 1। तो बच्चों, ये ऑप्टिकल डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिव है। एक मीडियम किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर भी हो सकता है और वही मीडियम किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रेयर भी हो सकता है। अब ये तो बताएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, जिसको कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके सामने। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप रखेंगे न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है उसको रखेंगे आप डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन सा मीडियम किसके रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा मीडियम किसके रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली रेयरर है। फिर दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी को एक दूसरे टर्म में ये लिया सकता है कि भाई जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगी, वो रैंडमली मोशन में आ जाएंगे, और जब रैंडम मोशन शुरू होगी तो वो हटने लगेंगे दूर एक दूसरे से, और जब हटने लगेंगे एक दूसरे से दूर तो वह उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और जब ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज कर जाएगा। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के केस में, जो इसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिज्म के अंदर, तो वहां पर भी हम इसे देखेंगे। फिलहाल आप इसे याद कर लें, ये तीसरा फैक्टर है द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब म्यू रेड यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर ऑफ लाइट, इसका जो फार्मूला होगा C/V रेड यानी लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा रेड, वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन रेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। इसी तरीके से अगर वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो C/V वायलेट करना पड़ेगा, फिर वही फार्मूला आ जाएगा, लेकिन यहाँ रेड की जगह पर वायलेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तो 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं। नेचर ऑफ द मीडियम यानी ऑप्टिकल डेंसिटी पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, दूसरे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और तीसरे कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। याद रखें, इसको अभी और भी एलाबोरेट और एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ने वाली है। इसे हम करेंगे थोड़ी सी देर के बाद, जब हम इसके कंसर्न के सारे टॉपिक और एक्सप्लेन कर ले जाएं। फिलहाल के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए, ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये चीजें नोट कर ली होंगी। ओके, अब हमारे सामने एक पेज नंबर 3 पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे। अब आप उस डायग्राम को कंसीडर कीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक रे आपको इंसिडेंट करती हुई दिखाई दे रही है, मेरी पेन के इशारे की तरफ देखिएगा, ये रे इंसिडेंट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंटरफेस हुआ, यहाँ नॉर्मल बना हुआ है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले मीडियम को देखिए रेयर मान रखा है और दूसरे मीडियम को डेंसर। तो ये जो रे इंसिडेंट करेगी ये इस मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, बेंड करके आई। यहाँ पर इसके थोड़ा सा आगे हमने एक मिरर लगा रखा है। तो क्लास 9th में हमने आपको रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में ये बात समझाई थी कि जब कोई रे किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो वो सेम पाथ को ट्रेस कर ले जाती है, यानी जिस तरीके से ये रे आई वैसे ही वापस चली गई। अब जब ये वापस गई तो फिर यहाँ आई, ऑब्वियस सी बात है कि उसी मीडियम में वापस जा रही है, तो इसलिए इस पाथ को रिट्रेस, उसने अपने पाथ को रिट्रेस किया। ये है रिवर्सिबिलिटी। लेकिन रिवर्सिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या हो गई कि रिफ्रैक्टिव मीडियम में आप कोई एक ऐसा सरफेस इंट्रोड्यूस करें, मैंने यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए मिरर इंट्रोड्यूस कर रखा है, एक ऐसा सरफेस इंट्रोड्यूस करें जिस पर रे नॉर्मल इंसिडेंस करे और वो रिफ्लेक्टिव नेचर का हो, ताकि वो रे को 90 डिग्री उसी एंगल से वापस कर दे हैं। और किसी एंगल पर आप रखेंगे तो रिफ्लेक्शन वहां से भी होगा, रे वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, लेकिन फिर वो पाथ को रिट्रेस नहीं करेगी। तो रिट्रेसिंग के लिए, रिवर्सिबिलिटी के लिए आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। उसी को नीचे हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है, द पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्सिबल if it returns to the same medium after one reflection and one reflection। अब ये एक रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, एक रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा और फिर यहाँ दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, जिसको मैंने यहाँ पर दो एरोस के मीडियम से एक्सप्लेन किया है। पहला रिफ्लेक्शन आपका फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में है और दूसरा रिफ्लेक्शन आपका सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में है। ठीक, अब हमने इन दोनों रिफ्रैक्शंस के लिए स्नेल्स लॉ लगाया है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, V1 अपॉन V2। ये फार्मूला मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। 1μ2 यह हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। यहाँ पर फिर हमने ये लिखा गया है फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। अब ये सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए है, इसमें आप देखेंगे साइन आर अपॉन साइन आई, यानी अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। अब फार्मूला जस्ट रेसिप्रोकेट होगा, उलट जाएगा, V2 अपॉन V1, 2μ1, यानी ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एक रिजल्ट दिखाई देगा। वो रिजल्ट क्या है बेटा कि एक मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू मीडियम 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। जस्ट उल्टा होता है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल से और क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने पहले ही बता दिया। देखें आप, जब ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला तो फार्मूला क्या था, और जब वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाला तो फार्मूला क्या था, जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना हो तो हम इस फार्मूले की भी मदद ले सकते हैं उल्टा करके। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसी बात को हमने और आगे एलाबोरेट किया है एग्जाम्पल के थ्रू। हमें कैलकुलेट करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है 3/2 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है 4/3। ये हमने दो चीजें ली। ठीक है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे आप नोट कर लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो जिस मीडियम का लेना है उसको वाटर और जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में ग्लास, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 अपॉन 4/3। सॉरी बाई मिस्टेकन वो लिख गया है। ठीक है, 3/2 अपॉन 4/3, तो ये कितना आया 9/8। अब आप इसी को यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, उल्टा कर दीजिए आप 8/9। अगर आप इस तरीके से निकालें तो भी ठीक है, उल्टा लिख गया है, सॉरी, है ना। देखिए रिवर्सिबिलिटी का फायदा देखिए कि आप जी म्यू डब्ल्यू निकाल कर डब्ल्यू म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से है। अदरवाइज आप सीधे सीधे ये फार्मूला लगा सकते हैं। व्हाटसोएवर यू वांट टू डू, इट इज अप टू यू। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू द टॉपिक। नाउ दीज आर द एक्सप्लेनेशन टू द 4 pages. I hope all of you
seriously noted down all these pages. Okay, देखो, refraction through multiple slab, refraction through multiple slab. ठीक है, ये है तो वैसे 12th का कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. यहाँ पर हमने एक एयर का मीडियम लिया हुआ है. एयर के मीडियम के नीचे 2 स्लैब्स रखी हैं. इन दोनों स्लैब्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं. चलो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ3, और फिर से यहाँ एयर है इसलिए हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लिया. ठीक है, अब यहाँ से एक लाइट, ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, परेशान नहीं होना कोई आदमी, आपकी बुक में दिया भी नहीं है, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को उठाया. ये एक रे है जो आ रही है ऐसे. ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I. अब ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम है इसका ओरिजिनल पाथ ये होगा, लेकिन अब हम जानते हैं, वी नो ऑलरेडी, वी नो दैट कि एयर इज द रेयरेस्ट मीडियम. वैक्यूम तो हम जानते हैं, वैक्यूम में हम रहते नहीं, तो हम फिनोमिना जो ऑब्जर्व करते हैं वो एयर के थ्रू ही ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले हमारे पास एयर होती है. एयर से अब ये एक मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपैरिजन टू एयर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ, ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ. चलो, इस एंगल को हम R1 मान लेते हैं. क्या माना हमने इसको? R1 मान लिया. ठीक है, अब ये रे यहाँ आ गई. ठीक, अब ये रे एक बार फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी. चलो, इसको μ3 को हम μ2 के कंपैरिजन में और डेंसर मान लेते हैं, तो ये रे और बेंड कर जाएगी, ये रे और बेंड कर गई. ठीक, अब इसको हमने R2 माना है. ठीक है, और इसे हम R3 मान रहे हैं. सॉरी, R2 ये भी रहेगा, ये भी R1 ही रहेगा. ठीक, क्योंकि एक ट्रांसवर्स लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा. उसी तरीके से जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा. अब ये रे यहाँ से आ गई बाहर. ठीक है, अब ये एक रिजल्ट आएगा, आपको वो रिजल्ट समझाना मकसद. इसे हम एंगल ऑफ इमरजेंस ई कह देते हैं. क्या कह रहे हैं हम इसे? एंगल ऑफ इमरजेंस. अब बच्चों देखो, पहला रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है R1. दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है R2. और तीसरा रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है R3. ये 3 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं. ठीक है, तो हम 3 बार स्नेल्स लॉ लिखेंगे. 3 बार स्नेल्स लॉ लिखिए. यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन. पहले रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लिखिए. साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1. ये इक्वेशन नंबर 1. ये सिर्फ हम आपके लिए समझा रहे हैं, आपको स्नेल लॉ भी रिवाइज हो रहा है. सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड रिफ्रैक्शन, सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड रिफ्रैक्शन. सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए साइन R1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन R2, साइन R2 इज इक्वल टू μ3 अपॉन μ2, μ3 अपॉन μ2. एंड अब थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए ये साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ3. ठीक, ये इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3. मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3. मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3. इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल फाइंड साइन I अपॉन साइन
R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2। उसी तरीके से साइन R2 अपॉन साइन E। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, μ2। अच्छा, हम ये सब तो पोस्ट कर ही देंगे, आप लोग प्लीज़ उसे नोट कर लीजिएगा। μ2 अपॉन μ1, μ3 अपॉन μ2 और μ1 अपॉन μ3। देखो एक बात, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। व्हाट यू विल गेट, साइन I अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1। ओहो, क्या आया भाई रिजल्ट, बड़ा शानदार रिजल्ट है ये। साइन I इज इक्वल टू साइन E, दैट इज I इज इक्वल टू E। इसका मतलब आफ्टर सेवरल रिफ्रैक्शन इफ रे इंटर्ड इनटू द मीडियम ऑफ इंसिडेंस देन इट विल बिकम देन इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे। यानी यहां से अगर आप देखेंगे तो एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जा सकती है और ये हमेशा ऐसी रहेगी। अब ये पैरेलल होगी, दैट इज आफ्टर सेवरल रिफ्रैक्शन, आफ्टर सेवरल रिफ्रैक्शन if ray entered into the medium of incidence, medium of first incidence, यहाँ पर वो क्या है, एयर है, एयर यहाँ पर है। बहरहाल ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, हमने यहाँ एयर ली थी इसलिए एयर लिख दिया। फर्स्ट इंसिडेंट, देन इट बिकम्स पैरेलल, देन इट्स बिकम, देन इमर्जेंट रे, साफ साफ लिखो बेटा, देन इमर्जेंट रे, देन इमर्जेंट रे, देन इमर्जेंट रे become parallel to the incident ray। अब ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों एक्सप्लेन किया, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। अब इसको समझने के लिए हम आपकी बुक का एक हेडिंग लेते हैं, जो हेडिंग ये कहती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। रिफ्रैक्शन ऑफ